इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट यानी एग्रोमेट्रोलॉजी के पार्ट 4 के रूप में कई महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली आप जानेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। वेदर एंड वेदर फोरकास्टिंग क्या है इसके बारे में बात करेंगे। रिमोट सेंसिंग के बारे में बात करेंगे। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के बारे में बात करेंगे। तो दो चीज़ पहले से जान लीजिए। बेसिकली जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं उस कंपटीशन एग्जाम में ये सारे के सारे टॉपिक हैं, ये या तो जियोग्राफी का पार्ट होते हैं या फिर ये इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी जियोग्राफी का एक अभिन्न अंग है। और आज के टाइम में जो भी आप आईएएस का एग्ज़ाम है, पीसीएस का एग्ज़ाम है, हरियाणा पीसीएस है, पंजाब पीसीएस है, किसी भी पीसीएस है, स्टेट पीएससी का संबंधित एग्ज़ाम है, वहाँ ना केवल एग्रीकल्चर के पार्ट के रूप में बल्कि जियोग्राफी के जनरल स्टडी के हिसाब से ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। एग्रीकल्चर में ये एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है। कुछ पूछे या ना पूछे लेकिन इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट बना करके इसके दिशा में पूछ ही दिया जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होए जा रहा है। आए दिन इसका न्यूज़ पढ़ते हैं। यदि आप देखेंगे रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस वो मॉडर्न टेक्निक हैं जिसके बारे में लोगों को लगता तो है कि मुझे पता है, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं पता होता है जिनको वो जानना चाहिए। केवल और केवल 95% लोगों को अभी भी रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस के मैटर में आधा अधूरा कच्चा ज्ञान है। मेरा ये साइंटिस्ट के रूप में मेरा स्पेशलाइजेशन एरिया है, तो मैं हो सकता है इसको बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करूँगा, सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा जिसको आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी यदि चूंकि मेरा स्पेशलाइजेशन एरिया है, हो सकता है मैं थोड़ा गहराई में बता दूं, तो क्या है कि आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे लिए कई चीज़ें आसान लगेगा और मैं हर चीज़ को बताने लग जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और ये अपडेटेड है। निश्चित रूप से मैं ये मान के चल सकता हूँ कि किसी भी एग्रीकल्चर संबंधित एग्जाम में भी 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। यदि किसी वजह से ना भी आए तो ये जरूरी है कि इन जो है रनिंग मुद्दे पे आपकी जानकारी होना चाहिए। यदि किसी वजह से इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल हो जाता है या कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें इंटरव्यू है, तो ये वो चमकते हुए टॉपिक हैं जिनके ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके ऊपर में सही और पकड़ा हुआ ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया ये इतने बड़े शब्दावली हैं जिनके ऊपर में जो इस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं रखता है वो केवल आधा अधूरा सुपरफिशियली ही बात करेगा। एक हद तक तो ग्लोबल वार्मिंग को जान भी जाएंगे, लेकिन जो बाकी के पैरामीटर हैं इनके ऊपर में समझ बना पाना बिना जो ज्ञान वाला आदमी है उसके बस की बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पे डिस्कशन। मैं कोशिश करूंगा कि बॉटम में ही उतर के सिंपल चीज़ों को बताऊं और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको लास्ट में बताऊंगा और शुरू में ही थोड़ा थोड़ा करके बता के चलूंगा कि ये एग्जाम्पल है। और ये भी जोड़ने की कोशिश करूंगा अपने डिस्कशन में कि हाल के दिनों में सेंटर लेवल में या बड़े लेवल में न्यूज़ में कौन सा टॉपिक रहा, किस मुद्दे को रहा, कौन सी बवाल कटी और इससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। जनमानस नहीं समझ पाता है, कॉमन पब्लिक है नहीं समझ पाता है, वो कैसे बेवकूफ़ बन जाता है। इन टॉपिक के ऊपर में वो हल्का हल्का बता के चलूँगा, ठीक है। या तो ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा या फिर ऑफ रिकॉर्ड बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इस तरह की बातें हैं वो ऑफ रिकॉर्ड में ज़्यादा मजे आते हैं। 1 मिनट प्लीज़। जैसे आपको पता है कि एक तो आपको पता होगा मैं पॉज किया नहीं हूँ अभी। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक में। पहला एस्पेक्ट है ग्रीन हाउस का, ठीक है। ग्रीन हाउस के बारे में हम बात करेंगे और ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग। तो मैं कोशिश करता हूं सिंपल या अनाड़ी भाषा में समझाने का और उसी से ही आपका बुनियाद तय करने का। जब भी मैं ग्लोबल कहता हूं तो ग्लोबल का क्या मतलब है। तो यहाँ पे सबसे मैं बात करूंगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो ग्लोबल वार्मिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल का मतलब होता है, सिंपल शब्दों में कहें तो ग्लोबल हम कहते हैं हमारे धरती को,
ठीक है। धरती के जो चारों तरफ हैं, अर्थ के चारों तरफ हैं सराउंडिंग को, वो ग्लोब की गिनती में आता है। अब हम कहते हैं कि ये वार्मिंग हो गया, गर्म हो गया चारों तरफ, यही ग्लोबल वार्मिंग है। यानी कि अर्थ का सराउंड है वो गर्म हो जाता है, इसे ही हमारे सिंपल शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। वार्मिंग का मतलब क्या हुआ? गर्म होना। गर्म होना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हीटिंग अप। किसी भी वजह से वो गर्म हो जाता है, तो ये धरती के चारों तरफ है वो गर्म हो जाता है, तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अर्थ के चारों तरफ है क्या चीज? तो अर्थ के चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, CO2 है, इसके अतिरिक्त और भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दुनिया भर की गैसेस हैं। ये गैस गर्म होते हैं और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है बढ़ जाता है, और जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इस कदर बढ़ जाता है कि लिविंग के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, इंसान के लिए, सब के लिए असुविधाजनक हो जाता है, तब ये हमारे लिए एक समस्या बन जाता है। इंसान भी परेशान होते हैं, जानवर भी परेशान होते हैं, और हमारे पेड़ पौधे भी हैं, हमारे फसल भी हैं, उस कदर से ग्रोथ नहीं कर पाते जितना ग्रोथ उनका करना चाहिए, और जितना उत्पादन उनको देना चाहिए वो नहीं दे पाते, उनका उत्पादन क्षमता है गिर जाता है। इसीलिए हम एग्रीकल्चर में इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये होता कैसे है और हमारे फसलों को नुकसान कैसे करता है। अब एग्रीकल्चरिस्ट होने के नाते तो हमें ये जानना है, ना केवल एक साइंटिस्ट को, बल्कि जो है जो एग्रीकल्चर का हर आदमी है इसके पहलुओं को समझे और किसानों को बचाए कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से कैसे निजात पाएं। इसलिए इसके एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कि धरती के चारों तरफ में जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, वो सारे कैसे करते हैं कि सूर्य, यहाँ पे आप देखिए, यदि ये सन है और ये वाला अर्थ है, तो यहाँ पे जो भी इस तरह का रेडिएशन आ रहा है। अब रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं। इनमें दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो हीट होता है और दूसरा लाइट होता है। पूरा स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ चुके होते हैं। इंफ्रारेड होता है और माइक्रोवेव होता है, वो गर्मी देते हैं, जबकि विजिबल लाइट होते हैं जो सूर्य से आते हैं, वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें मदद करते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो इंफ्रारेड से रेडिएशन आता है, तो ये एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि ये वाटर वेपर है, इसके अतिरिक्त ये मीथेन है, CH4 मीथेन है, और ये वाटर वेपर है H2O वाटर का, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कभी कभी इन जगहों में नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी रहता है, कभी कभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी रहता है। तो ये गैसेस हैं, ये सूर्य से आने वाले गर्मी को, हीट को, रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं, अपनी मालिक्यूल के साथ चिपका लेते हैं, और खुद भी गर्म होते हैं और चारों तरफ को गर्म कर देते हैं। इनका गर्मी की वजह से जो धरती में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी गर्मी महसूस करते हैं। इसी गर्मी को ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये जो 4-5 तरह के गैस बताया, इन गैसेस को जो कि यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट डाल रहे हैं, इन्हें ही हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब यहाँ पे एक नया चीज आपको बताता हूं जो अनोखा है और समझने में मजा आएगा। अब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग तो जान गए कि धरती के चारों तरफ के गर्म होने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब इसी को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं? तो क्यों ना हम इसके मैटर में एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हुआ, धरती के चारों तरफ के गर्म होने को ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं। तो पहले इसको समझते हैं। ये कुछ समय की बात है, ठंडा एरिया था, कुछ समय की बात है, ठंडा एरिया था। वहां पे एक आदमी जो है गर्मी लेते लेते बैठा था। उसके मन में एक कल्पना आया कि मेरे एरिया में एप्पल हो रहा है, पीच पियर हो रहा है, लेकिन टमाटर ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। उसके मन में इच्छा हुई टमाटर खाने का, क्योंकि वो जब दिल्ली आया था, मैं ऐसी स्टोरी लाइन बना रहा हूँ, दिल्ली आया था जम्मू कश्मीर साइड से, तो उसने देखा था कि टमाटर बढ़िया प्रोडक्ट है, खाते हैं सब लोग वेजिटेबल के रूप में, और टमाटर है वो गर्मी वाला क्रॉप है, वार्म सीजन वाला क्रॉप है। तो उसको लगा कि मेरे ठंडे प्रदेश में मैं ये क्यों नहीं लगा सकता।
उसने क्या किया कि जब उसको पता चला कि ये गर्मी इसको पसंद है, तो उसने क्या किया कि बैठे बैठे घर में एक कांच का इस तरह का जगह बनाया, हाउस टाइप का ऐसे, और इस जगह में उसके पौधा लगाया ऐसा, और पौधा लगा करके यहाँ पे इस तरह का पौधा लगाया टमाटर का। यहाँ पे टमाटर फले, तो यहाँ पे टमाटर फल गए, और ये जो घर बनाया था ये कांच का बनाया था, ये ग्लास का बनाया था। तो जब ग्लास का घर बनाया था और यहाँ पे टमाटर फल गए, तो वो समझने की कोशिश किया कि बाहर क्यों नहीं फला और इस कांच के घर में ये टमाटर क्यों फल गया। तो उसने देखा कि सूर्य से जो रेडिएशन आ रहे हैं वो रेडिएशन इस तरह से अंदर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, लेकिन जब ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तब नहीं निकल पा रहे हैं। और इसी जगह में इस ग्लास हाउस में, अब तो इसे हाउस कह दें क्योंकि इसका शेप हाउस था और ग्लास का बना है, कांच का बना है, तो कांच के हाउस में ये रेडिएशन इन तो हो जा रहे हैं लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और इस वजह से ये अंदर का एरिया है ये हीटेड हो जा रहा है, और जो फसल को जो गर्मी चाहिए था वो प्लांट को यहाँ के जो गर्मी इकट्ठा हुआ है उससे वो गर्मी की पूर्ति हो जा रही है वार्म के, और ये टमाटर का प्लांट है ये ग्रो कर गया। और इसी टेक्निक से धीरे धीरे साइंटिस्टों ने जो आज के टाइम में ग्रीन हाउस टेक्निक अपनाते हैं ना, उस टेक्निक का उपयोग हुआ। हॉर्टिकल्चर में ग्रीन हाउस टेक्निक बड़ा फेमस हो गया। लेकिन दूसरे तरफ में साइंस के लोगों ने देखा कि जैसे इसे ग्रीन हाउस इसलिए कहा कि जब ये कांच का बना हुआ पौधा, कांच का बना हुआ ये घर, जहां पे ग्रीन कलर के ये इस तरह के हाउस थे, यहां एक चीज देखने को मिला। क्या था यहाँ पे? वो ये था कि जो आदमी खड़ा होके इस घर को देख रहा है वहां पौधे होने की वजह से वो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांच तो ट्रांसपेरेंट है ना, तो ग्रीन ही दिखाई देगा। तो उस आदमी ने इसे ग्रीन हाउस नाम दे दिया। अब ग्रीन हाउस एक ऐसा हाउस है जहां कांच का बना हुआ घर होता है और वहां पे जो पौधे होते हैं वो सूर्य से आने वाली रेडिएशन है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, लेकिन वहां से बाहर नहीं निकाल पाते, और फिर इस तरह से ये एरिया है गर्म हो जाता है, और इसी गर्मी का उपयोग करके प्लांट है अपनी ग्रोथ करने में सक्षम होता है। बाहर ठंडा में वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। अब बिल्कुल इसी के समकक्ष में आज के जो क्लाइमेट के साइंटिस्ट हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं, क्लाइमेट के ऊपर में काम करने वाले ज्ञाता हैं, उन्होंने देखा कि जिस तरह के ग्रीन हाउस में रेडिएशन इंटर कर जा रहे हैं और ये चारों तरफ को गर्म कर देते हैं इस घर के अंदर को, बिल्कुल उसी तरह से अर्थ के साथ में हो रहा है। यानी कि सूर्य की प्रकाश है वो जब धरती पे पड़ता है तो उसके चारों तरफ में जो भी गैसेस हैं, ये गैसेस है ना कांच की ग्लास की तरह काम करते हैं। सूर्य से आने वाले रेडिएशन को आने तो देते हैं बट जाने नहीं देते, वो ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं और वहां को गर्म कर देते हैं। इसीलिए इस इफेक्ट को गर्मी करने, जैसे ग्रीन हाउस में जो रेडिएशन आते थे उनको गर्मी हो जाती थी वो अंदर में, उस वार्मिंगनेस को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा गया था। उसी के समकक्ष में जब ये धरती के चारों तरफ में गैसेस हैं एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती हैं, वार्म कर देती हैं, तब उसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और ओवरऑल पूरे ग्रीन हाउस में या ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है, तो केवल एक चीज होता है, वो है टेम्परेचर है। जितना भी टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जैसे ऑन एन एवरेज किसी जगह का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है मैक्सिमम टेम्परेचर, यदि वहां पे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो हो सकता है कि यह टेम्परेचर बढ़ करके 40 डिग्री हो गया हो, यही इसका मतलब है। आई होप ये समझ में आया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। क्यों ना हम उन गैसेस के बारे में पढ़ें जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे मैंने बताया ये कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, इसके अतिरिक्त ये मीथेन है CH4 मीथेन गैस, इसके अतिरिक्त वाटर वेपर भी है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। ये खास करके ये वाले और ये चार गैसेस हैं
ये मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लेकिन जो वाटर वेपर है, इस वाटर वेपर को भी, इनमें भी कैपेसिटी होती है। ये गैस नहीं है, वाटर वेपर है, लेकिन इसमें भी ग्रीन हाउस कैपेसिटी होता है। ये भी सूर्य से आने वाले रेडिएशन को पकड़ करके एटमॉस्फेरिक के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो जानना जरूरी है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड 4 मेन ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनमें हीट को, रेडिएशन को ट्रैप करने की क्षमता होती है। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या वो स्टेबल हैं या बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि 4 तरह के ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। यदि इसे ppm परसेंट से पार्ट्स पर मिलियन में तब्दील करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 300 ppm। तो ये ppm में कितना हो जाएगा, 300 ppm। तो यहां पे 300 ppm का CO2 बढ़ गया है। धीरे धीरे करके ये 300 से अब 380 के आसपास आ चुका है, लगभग 400 ppm के आसपास आ चुका है पार्ट्स पर मिलियन में। और इसे ही यदि हम 380 पार्ट्स पर मिलियन मान लेते हैं, आज के टाइम का CO2 बढ़ गया है। तो इसे ppm के जगह में इससे भी और बड़ा यूनिट माने कि उसे हम कहें कि पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन में कहें तो ये कितना हो जाएगा, 380 है वो, ये 3800 इतना हो रखा है। मतलब 3,80,000 पार्ट्स पर बिलियन, जो 0.38 है ना, 0.038% जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उसे पार्ट्स पर बिलियन में कहेंगे तो 380,000 पार्ट्स पर बिलियन, या पार्ट्स पर मिलियन में कहें तो 380 पार्ट्स पर मिलियन हो रखा है। बढ़ रहा है, सबको पता है कि CO2 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये CO2 है, इतना है कंसंट्रेशन। इसकी तुलना में जो पार्ट्स पर बिलियन में कहें तो मीथेन है वो बहुत कम है। देखो ये 3 लाख है और ये मीथेन है 1,774 1774 पार्ट्स पर बिलियन है। यानी कि CO2 की तुलना में मीथेन की मात्रा, कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में भारी कम है, और उसके बावजूद भी ये महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेस है। इसके अतिरिक्त है N2O है, NTO का और कम है, 319 पार्ट्स पर बिलियन है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 0.003% 1% के आसपास है, मतलब बिल्कुल जीरो है। CO2 की तुलना में तो है ही नहीं। अब इतना से आपको ज्ञान एक चीज मिलेगा कि ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनका कंसंट्रेशन कैसे गिर रहा है। आपको पता है कि परीक्षा में एक बात आता है कि सबसे ज्यादा, ये क्या है, नोट कर लो आप इसको, मोस्ट ग्रीन हाउस, ऐसे आता है, विच ग्रीन हाउस गैस हैज मोस्ट कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग। आंसर है CO2। CO2 का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि CO2 का परसेंटेज या उसका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, धुआं निकल रही है, CO2 निकल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग करे जा रहा है, गर्मी बढ़ाते जा रहा है। इसी में एक और हम चीज़ों को स्टडी करते हैं, वो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ ए ग्रीन हाउस गैसेस। जो भी गैस है, CO2 है या मीथेन है, इनकी अलग अलग कैपेसिटी है। कोई ज़्यादा रेडिएशन को पकड़ के गर्मी करता है और कोई कम रेडिएशन को पकड़ लेता है। यानी कि सब गैस एक जैसे खतरनाक नहीं है, अलग अलग हीट को ट्रैप करके गर्मी करने की क्षमता रखते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि वार्मिंग करने की कैपेसिटी इन 4 मुख्य गैस में किसकी होती है? हाईएस्ट होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का।
ये हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी होता है किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। इसके बारे में बताऊंगा ये कहां से निकलता है, क्या है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाईएस्ट है, लगभग 5000 से 10,000 के आसपास तक। इसका यूनिट बताऊंगा कि यूनिट क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 5000 से 10,000। वो तो अच्छा हुआ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कंसंट्रेशन 0 है। यदि उसका 1% भी बढ़ जाता ना, और 0.01% भी बढ़ जाएगा ना, तो इंसान का हालत खराब होगा, इतनी गर्मी बढ़ा सकता है। जबकि CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को हम 1 मान के चलते हैं, और CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है मान के चल के हैं, और उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम CO2 से परेशान हो जा रहे हैं। तो सोचिए कि इतने ही कंसंट्रेशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता और इसकी क्षमता ज्यादा है, क्या होता? बहुत दिमाग खराब हो जाता। इसका थोड़ा सा भी बढ़ जाता तो वह भी डेंजर आ जाता। लेकिन अब ये सवाल यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का गर्मी करने की क्षमता 1 है, इसकी तुलना में मीथेन का देखो 25 गुना ज्यादा है। हाउ मेनी टाइम्स? 25 times more capacity methane is having to warm the surrounding। मीथेन का थोड़ा बहुत भी बढ़ गया ना, तो पूरा वो भी गर्मी में गर्मी कर देगा, आग उबाल देगा, ये याद रखना। और इसी के तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड है N2, इसकी कैपेसिटी 298 है, इसकी तुलना में 298 गुना ज्यादा गर्मी करता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि गर्मी करने की क्षमता। अब एक चीज समझना, N2 है, इसे तो कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और ये नाइट्रस ऑक्साइड है, एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन आप कंफ्यूज होते हो दो अलग गैसेस से, वो है NO2 और दूसरा है NO3। ये नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। नाइट्रेट है और नाइट्राइट है, इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये अलग अलग जगह में सोइल फर्टिलिटी के केस में ये समझ में आएगा। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज NO2 और NO3 से। अब हम बात करते हैं कि जो 4 गैसेस हैं उनकी एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम क्या है, कितने सालों तक वो गैस का कंसंट्रेशन अपने आप बना रहेगा जब बाहर से नहीं आए तो कार्बन डाइऑक्साइड का 5 to 200 ईयर्स है, 5 to 200 ईयर्स। मीथेन 9 से 15 साल तक रह सकता है, उसका अस्तित्व एटमॉस्फेयर में। मीथेन का 114 और नाइट्रस ऑक्साइड का 114 और CFC का 75 ईयर्स, ये इनका लाइफ टाइम है। कई बार एकेडमिक एग्जाम जैसे BHU के एग्जाम में मैंने ये भी प्रश्न में देखे हैं। अब हम बात करते हैं एक एक गैस का इमिशन और उसके इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मोस्ट डेंजरस ग्रीन हाउस गैसेस है। इसका क्षमता भले ही 1 है वार्मिंग करने का, लेकिन इसका गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग करने में, गर्मी करने में, चारों तरफ को ग्रीन हाउस इफेक्ट लाने में। अब बात यह आती है कि CO2 निकलता कहां से है। तो CO2 जनरली आप जानते हैं कि जो भट्टी है, उन मिल्स है, चीजें हैं, कंपनी है, वहां से निकलता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो फॉसिल फ्यूल है जैसे कि पेट्रोल है, वो भी फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्ट है। कोयला है, उससे इनके जलने से निकलता है, ये जानते हैं। जंगलों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि पत्तियों वगैरह को जलाने या डिकम्पोज होने से CO2 निकलता है। इंसान भी CO2 रिलीज करता है, तो जानवर भी रिलीज करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है, वो है वॉल्केनो। जो ज्वालामुखी होती है वहां से भी CO2 निकलते हैं। अब एग्रीकल्चर से कुछ ही जगह है जहां से CO2 निकलता है, लेकिन एग्रीकल्चर मुख्य धारा नहीं है जहां CO2 निकलता है। आपको पता है एग्रीकल्चर से CO2 कहां कहां पे निकलता है। रिसेंट के दिनों में जो बर्निंग हो रहा है, कौन सा? इफ्ट्रा बर्निंग यानी कि क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है, जिसे पंजाब हरियाणा में बड़े पैमाने पे पुआली जलाना कहते हैं। तो उससे भी CO2 निकलता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर के मैटर में कहेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल है एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है।
आपको पता है कि मिट्टी के अंदर में जो सोइल एयर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, यहाँ पे 0.3% होता है, लगभग 0.9%। तो यहाँ पे कम से कम 30 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और मिट्टी के अंदर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने का कारण है कि मिट्टी के अंदर के जो माइक्रोब है वो भी रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। वहां मिट्टी के अंदर में जो रूट है, जड़ है, वो भी रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो मिट्टी के अंदर में कम से कम 30 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि इसलिए मैं बता रहा हूं कि मिट्टी के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना गुना ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। आपको पता है कि कोई किसान जब टिलेज करता है तो यही CO2 बाहर निकल के एटमॉस्फेयर के CO2 में जुड़ता है और क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। तो टिलेज कर रहा, तो भाई टिलेज नहीं करेंगे तो बीज की बुआई कैसे करेंगे, और टिलेज जो है कर रहे हैं तो CO2 निकल रहा है। तो बहुत जगह में क्लाइमेट साइंटिस्टों ने कहा कि क्यों ना जो बढ़ती हुई क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम जितना साइंटिफिकली रिकमेंड किया गया ना कि 8 बार या 10 बार टिलेज करें, मत करिए। आप कोशिश करिए मिनिमम टिलेज करिए, रिड्यूस्ड टिलेज करिए, 10 की जगह में 3 करिए, 2 करिए, 0 कर लीजिए। यदि काम चल रहा है तो 0 टिलेज कर लीजिए, कोई टिलेज मत करिए, डायरेक्ट बुआई करिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब हरियाणा के बहुत सारे किसान अब 0 टिलेज भी करने लग गए हैं, क्योंकि वो दोनों कंट्रीब्यूशन है। साइंटिस्ट प्रमोट कर रहे हैं कि 0 टिलेज करिए, ग्लोबल वार्मिंग की पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करिए। क्योंकि अब समझ में आया कि 0 टिलेज है या नो टिलेज करने से ग्लोबल वार्मिंग कैसे रुकता है। क्योंकि जब टिलेज नहीं करेंगे तो मिट्टी का CO2 है वो बाहर नहीं आएगा, और बाहर नहीं आएगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। इसी में हम बात करते हैं मीथेन के बारे में। मीथेन के बारे में अक्सर आपने सुना होगा। मीथेन वो गैस है जिससे गोबर गैस बनता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मीथेन को ही गोबर गैस कहते हैं। जब भी गोबर गैस का प्लांट लगता है और वहां जो गैस निकलता है जिससे घर का चूल्हा जलता है, कई सारे किसान इसका उपयोग करते हैं, उन लोग मीथेन गैस के बारे में जानते हैं। तो मीथेन गैस का बेसिक संबंध उसी से है। लेकिन आपको पता है कि ये जो मीथेन गैस है और एग्रीकल्चर में कहां से निकलता है या इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। मीथेन एटमॉस्फेयर में एक ऐसा गैस है जिसका परसेंट बहुत कम होता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके इसका भी परसेंट बढ़ते चला जा रहा है। कहां से निकलता है और कितना खतरनाक है, मैंने पहले भी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में यह 25 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है, गर्मी करने की क्षमता रखता है, वार्म करने की क्षमता रखता है, 25 गुना ज्यादा। इसका थोड़ा सा भी बढ़ोतरी बहुत खतरनाक है, बहुत गर्मी करेगा, हालत खराब हो जाने हैं। और ये ज्यादातर उन जगहों में निकलता है इस गैस जो दलदली एरिया है, गीला एरिया है, वेटलैंड है, वाटर लॉगिंग है। अरे वाटर लॉगिंग तो हमारा राइस का खेत है, तो राइस का खेत जहां 24 घंटा भरा होता है वहां से भी बड़े पैमाने पे CH4 निकल रहा है। यही वजह है कि देखो ग्लोबल वार्मिंग गैस का कंसर्न है वो पूरा संसार भर का है, इसके ऊपर में चिंतित पूरा संसार है, केवल इंडिया नहीं है। तो जब जो कंट्री लोग धान नहीं लगाते वो गेहूं लगाते हैं, उन लोग जो है खास आरोप लगाते हैं कि जो कंट्री लोग राइस लगा रहे हैं, इंडिया है, चाइना है और भी बहुत सारे कंट्री हैं, सारे एशियन कंट्री, इन लोग मेन रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। उन लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं, उन लोग को ज्यादा जो है रिस्क है वो करना चाहिए इसको ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रोल करने के लिए। ग्रीन हाउस गैस के इमिशन है उसको रोकने में उनको ज्यादा रोल होना चाहिए, ऐसा आरोप लगाते हैं। तो राइस एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस के इमिशन के लिए। यह परीक्षा में आता है कि राइस के फील्ड से कौन सा ग्रीन हाउस गैस मुख्य निकलता है। इसे आप 5 स्टार दे दिया हूं, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त कैटल है जहां पे गाय के गोबर होते हैं, इस गोबर से भी इस तरह से CO2 मीथेन निकलता है। गोबर में एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोजोन। गोबर में कहें या राइस के खेत में, वहां पे मिथेनोजेन नाम का बैक्टीरिया है,
वही मीथेन को रिलीज करने के लिए सक्षम है और इसका उपयोग हम लोग गोबर गैस प्लांट में करते हैं, बायोगैस प्लांट के रूप में करते हैं। तो याद रखना कि वेटलैंड राइस फील्ड है ये इसके लिए जिम्मेदार है। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर का महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस, यह है नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 298 टाइम्स ज्यादा होता है, 300 गुना ज्यादा क्षमता है धरती के चारों तरफ को गर्म करने में। अब थोड़ा सा मैं बताता हूं। मान के चलिए एक किसान ने एक फर्टिलाइजर डाला और फर्टिलाइजर का नाम है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर जानते हैं, जिनमें नाइट्रोजन लगभग 24% होता है। अब इस अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर को किसान ने डाला तो जैसे ही उसने अमोनिया को डाला, अमोनिया अलग हुआ और अमोनिया पहले नाइट्रेट में तब्दील हुआ। अमोनिया का नाइट्रेट में तब्दील होने की प्रक्रिया को, इस जगह को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और यह नाइट्रिफिकेशन नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास 2 की वजह से होता है। ये पढ़ा होगा, सुना होगा। तो जब ये नाइट्रेट में बदल जाते हैं समय समय में, कई बार तो किसान सीधा नाइट्रेट फर्टिलाइजर भी डालता है। तो ये जब डालता है तो ये अमोनिया पहले नाइट्रेट में और नाइट्रेट बाद में नाइट्रस ऑक्साइड में ऐसे रिलीज होता है। ये ऐसा करके एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड में रिलीज हो जाएगा या सीधे जो है N2 में रिलीज हो जाएगा। और जब भी N2 है इस तरह का N2 या N2O में रिलीज होता है, इसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। और इस जगह में जो बैक्टीरिया मदद करता है वो है बैसिलस बैक्टीरिया और दूसरा है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, ये दोनों। तो नाइट्रस ये है, नाइट्रेट है, ये इसका नहीं, नाइट्रेट है सीधा इस तरह के गैसेस रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। ये डेंजर है, ये डेंजर है। और आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं उसका 85% ये गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ये सोइल से ही आता है, मिट्टी से ही आता है और ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रीन हाउस का। इसीलिए कहा जा रहा है कि ज्यादा जो है ना फर्टिलाइजर फालतू को जमीन में मत डालिए, कम डालिए, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डालिए। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ज्यादा डालेंगे वो आखिर में बर्बाद होकर के गैस बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड। और ये नाइट्रेट है गलती से जमीन के अंदर लीज कर गया और ग्राउंड वाटर में चला गया और ऐसा पानी को पीते हैं जिसमें ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट है मोर देन 50 ppm से ज्यादा है। इस पानी को पिएंगे तो जो बच्चा होगा ना उसका आंख है ब्लू कलर का दिखाई देगा और इसे हम कौन से कहेंगे? ब्लू बेबी सिंड्रोम डिसऑर्डर कहेंगे, BBS। बच्चे का आंख नीला हो जाता है। कहीं और पे पढ़ाऊंगा, लेकिन एक थोड़ी सी समझ बना के रखे कि किस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड है ये नाइट्रेट के डीनाइट्रिफिकेशन से निकलता है और मिट्टी से लगभग 85% तक ग्रीन हाउस निकलता है, 85% तक। ठीक है। और इसका कंट्रोल क्या है? बेहतर होगा कि आप आंख मूंद के फर्टिलाइजर मत डालिए, धीरे धीरे घुलने वाला फर्टिलाइजर डालिए, फ्लो रिलीज फर्टिलाइजर डालिए। जैसे फॉर एग्जांपल है नीम कोटेड यूरिया है जो आज के टाइम में चलता है, ये डालिए। ये नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर करने वाले AM जैसे कई सारे प्रोडक्ट हैं, ये डालिए। और भी तरीका अपनाइए जिससे कि नाइट्रोजन कम डालें और पौधा का उत्पादन ज्यादा हो, यही एक तरीका है। क्यों ना हम इसी दिशा में एक और पहलू पे बात करते हैं, वो है इंडियन एग्रीकल्चर है, भारत का एग्रीकल्चर है जहां राइस मुख्य क्रॉप है। यहां पे कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस कितने निकल रही है। अब जैसे भारत में जितना भी ग्रीन हाउस गैस निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलने का श्रेय किसको है? वो है इंडस्ट्री को। और कौन से इंडस्ट्री को? पावर इंडस्ट्री को। यानी कि कोयला से बिजली उत्पादन वाला एरिया है ना, वो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस निकाल रहा है। दूसरे नंबर पे है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एरिया है जहां से एनर्जी निकल रहा है। अब एग्रीकल्चर है, टोटल ग्रीन हाउस यदि 100 निकल रहा है तो इस 100 ग्रीन हाउस का एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 28% ग्रीन हाउस गैस है एग्रीकल्चर की दिशा से निकल रहा है
भारत के केस में। और ये जो भारत में जितना भी ग्रीन हाउस निकल रहा है वो पूरा संसार की तुलना में, संसार में जहां जहां खेती होती है उसकी तुलना में कितना परसेंट है, तो 13.5% है। एग्रीकल्चर में मुख्य तौर पे गैस जो निकल रहा है वो मीथेन गैस है, और मीथेन गैस लगभग राइस के फील्ड से निकलता है। जितना भी मीथेन निकलता है उसका 23% है वो अकेले राइस के खेत से निकलता है, क्योंकि 24 घंटा पानी भरा होता है।